नमस्कार दोस्तों, हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, नात्सिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला इसमें टॉपिक है वाइमार रिपब्लिक, सेकंड राइज ऑफ हिटलर, थर्ड नाजी अप्रोचेस या व्यू। तो हम लोग पहला इसका टॉपिक वाइमार रिपब्लिक को पढ़ लिए थे, सेकंड राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे और देन अप्रोचेस पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखे थे ट्रीटी ऑफ वर्साय। हम लोग देखे थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साय की संधि ने कैसे रिपब्लिकन गवर्नमेंट को आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कमजोर कर दिया था। सेकंड, इकोनॉमिक स्ट्रेस, कैसे आर्थिक स्थिति को बदतर बना दिया था। 1923 का रिसेशन एंड 1929 टू 1932 के बीच एक ग्रेट डिप्रेशन आता है जो जर्मनी को पूरी तरह से बदतर स्थिति में डाल देता है। थर्ड, कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार एक स्टेबल सरकार देने में असफल होती है और बार बार आर्टिकल 48 का प्रेसिडेंट द्वारा उपयोग किया जा रहा है। आर्टिकल 48 में प्रोविजंस है कि अगर ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती है, चुनी हुई सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट आर्टिकल 48 का उपयोग करते हुए डिक्री के माध्यम से रूल कर सकता है। डिक्री कहने का तात्पर्य है कि अध्यादेश वह चीज होता है कि बिना पार्लियामेंट के अनुमति से हेड ऑफ स्टेट शासन कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट है वो बार बार सिविल राइट को सस्पेंड कर देता है, इमरजेंसी लागू कर देता है। ठीक है, ये तीनों कारण के अलावा और कौन से कारण थे जो हिटलर के उदय में योगदान किए? आइए देखते हैं। He promised restore यूनिटी ऑफ जर्मनी। वह लोगों से वादा करता है कि जब हमारी सरकार आएगी, कोई ऐसी सरकार होनी चाहिए कि वो मतलब कि जो खोई हुई डिग्निटी है वर्साय की संधि के द्वारा, जो इसके बहुत सारे भूभाग, जर्मनी का बहुत सारे भूभाग फ्रांस, लिथुआनिया, पोलैंड और डेनमार्क के बीच बांट दिया गया था, उसको वापस ले लिया जाए, मतलब डिग्निटी को वापस करना। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हिटलर 1919 में एक जर्मन वर्कर्स पार्टी का मेंबरशिप लेता है। ये पार्टी, इस पार्टी पर आगे चलकर हिटलर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लेता है और इसी पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी हो जाता है। इसी पार्टी को नाजी पार्टी भी बोला जाता है। इसी पार्टी का लीडर हिटलर लोगों से वादा करता है कि हमारी सरकार आएगी, नाजी पार्टी की सरकार आएगी तो हम खोई हुई डिग्निटी वापस लाएंगे। ठीक है, सेकंड, ये बोलता है कि रेसिस्ट द फॉरेन
इन्फ्लुएंस, यानी कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो विदेशी प्रभाव को कम कर दे, हमारी अपनी एक विदेश नीति हो। ठीक है, ये बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनता है, इसका जर्मनी भी इसका एक मेंबर होता है। तो लीग ऑफ नेशन के जितने सदस्य हैं वो स्वतंत्र विदेश नीति अपना नहीं सकते थे। ठीक है, वो मतलब कि जो इससे बंधे हुए कंट्री थे एक दूसरे के सहमत से ही कोई निर्णय ले सकते थे। तो ये क्या किया कि हमारी जब सरकार आएगी, मतलब कि जो नाजी पार्टी की सरकार होगी, हम लीग ऑफ नेशन से सदस्यता वापस ले लेंगे। इससे देश की आर्थिक और राजनीतिक विकास में मदद मिलेगा। ठीक है, और थर्ड प्रोमिस करता है, ही प्रोमिस एम्प्लॉयमेंट, वह युवाओं से या लोगों से वादा करता है कि जब नाजी पार्टी की सरकार आएगी, चाहे एक ऐसी सरकार हो जो सारे लोगों जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे सके। हम लोग जानते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण जर्मनी में बेरोजगारी का आलम अपने स्तर पर था। ठीक है, हो गया। ठीक है, यही सब कारण थे, कुछ लोग ये सब कारण था जो लोगों को समझाने में हिटलर कामयाब हो गया कि देश एक असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा है, एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो इन सब समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1928 में जब ये इलेक्शन हुआ तो उसमें नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को 2.8% ही वोट मिले थे। हिटलर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो 1932 में जब चुनाव होते हैं तो अप्रोक्स 37% वोट इसको मिल गए, जिससे जाहिर सी बात है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। लोगों को समझाने में वो सफल हो गया कि कैसे वर्साई की संधि एक मतलब कि देश की उन्नति में बाधा है, कैसे देश की गरिमा पर चोट है, कैसे वो ठेस पहुंचा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेस ने और स्थिति को बदतर कर दिया था। कोलिशन गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में असफल थी और हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था, बहुत अच्छा पॉपुलर लीडर भी हो रहा था, अपने भाषण कला के माध्यम से लोगों को अपने तरफ आकर्षित भी कर लेता था। और ये नाजी पार्टी जो होती थी ना, नाजी पार्टी, इसी पार्टी को हम नाजी पार्टी बोलते हैं, ये हर जगह रैली प्रदर्शन करते रहते थे ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके नाजी पार्टी के फेवर में वोट करने के लिए। ठीक है, तो यही सब कारण था कि हिटलर को उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब देखते हैं कि जब हिटलर की सरकार बनती है तो क्या करता है डेमोक्रेसी के साथ। ठीक है, आइए एक टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डिक्टेटरशिप। ये हम लोग देखें कि 1930 में चुनाव होता है, इसको 37% मिलता है वोट, इस नाजी पार्टी को या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को 37% वोट मिलता है। और बाकी 2-3 पार्टियां थी, उनको भी कुछ ऐसे ही मतलब कम, कभी किसी को 20, किसी को 25 ऐसी वोट मिलता है। किसी को फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है।
तो अंत में जो वहां का प्रेसिडेंट होता है हिडेनबर्ग, वह सबसे बड़ी पार्टी जो होती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है, वोट प्रतिशत, उसको आमंत्रित करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। हमारे यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जब त्रिशंकु की अवस्था होती है तो वहां पर सबसे जो बड़ी पार्टी होती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसी को सरकार बनाने का पहले न्योता दिया जाता है। तो इसी को वहां पर नाजी पार्टी को हिडेनबर्ग ने आमंत्रित किया पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, उन्नीस सौ 33 में इसकी गवर्नमेंट बनती है। हिडेनबर्ग 1934 में मर जाता है, सॉरी 1933 में ही मर जाता है। हिडेनबर्ग क्या होता है, राष्ट्रपति, और ये जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है, गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको चांसलर बोलते हैं जर्मनी में। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको चांसलर बोलते हैं, और जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ भी है ना, जो हेड ऑफ स्टेट है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो चांसलर को ही एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है यहाँ पर इंडिया में, और वहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट चांसलर होता है। तो हिडेनबर्ग ने चांसलर बनने का आमंत्रित किया, और कुछ दिन के बाद हिडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है अपने आप को हेड ऑफ स्टेट घोषित कर लेता है। ठीक है, देखिएगा कैसे कैसे ये डेमोक्रेसी को कमजोर कर दिया और डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है पहला कारण, हेड ऑफ गवर्नमेंट बनता है। फिर हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हेड ऑफ स्टेट बनता है, यानी राष्ट्रपति खुद बन जाता है प्रेसिडेंट बनने के बाद एक फायर डिक्री लाता है, फायर डिक्री फरवरी 1933 में। इस डिग्री के माध्यम से क्या होता है, शासन अब डिग्री के माध्यम से चलने लगा। ठीक है, और एक आगे आता है इनेबलिंग एक्ट मार्च 1933। ये इनेबलिंग एक्ट जो होता है ये पूरा पावर अपने आप में कंसाइज कर लेता है, सीमित कर लेता है। पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, जो इसके अगेंस्ट में बोलता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में भेज दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हाउस वो हाउस था जहां बिना मतलब इलीगल तौर पर किसी को भेज दिया जाता था वहां पर, और जो उसके चारों तरफ बिजली का फेंसिंग लगा दिया जाता था। ठीक है, 2400 घंटा उसमें इलेक्ट्रिक दौड़ते रहता था। तो पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया, इसके अगेंस्ट बोलने वाले को कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में भेज देता था, सिविल राइट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो कमजोर कर रहा है। ठीक है।